हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज से मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब जब हम किसी को बुद्धिहीन बोलना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं आता है, तो हम लोग उसको गधा बोल देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। पदवी का मतलब उसको वो जो स्थान होता है, उसको पक्का स्थान होता है, उसको बोलते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय सींग मारती है। गाय को जो है सबसे सीधा जानवर बोला जाता है, पर जब जो गाय ब्याई हुई गाय होती है, यानी कि जिसने अभी अभी बच्चा दिया हुआ है, उसके बछड़े को अगर कोई परेशान करता है तो वह अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। मतलब गधे के साथ कैसा भी व्यवहार करो, सड़ी हुई घास दे दो और उसके चेहरे पर हमेशा एक सी स्थिति रहती है, कभी भी सुख दुख कभी भी कुछ नहीं दिखाई देता। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, बैसाख यानी कि अप्रैल और मई के बीच में उसको बैसाख बोलते हैं, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। वो जो गधा होता है उसमें ऋषि मुनियों के सारे गुण होते हैं, पर जो है उसको बेवकूफ़ ही समझा जाता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब जो भारतीय हैं उनको अफ्रीका अमेरिका जैसे देशों में घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब भी नहीं पीते हैं, पैसे भी बचा कर रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, तब भी वो बदनाम कहे जाते हैं, क्योंकि वे वहाँ के जो आर्थिक स्थिति है, जो मान सम्मान उसको आदर्श को नीचा करते हैं, इसलिए उनको घुसने नहीं दिया जाता। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब गिनने के योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। मतलब बैल को यहाँ पर गधे का छोटा भाई दर्शाया गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया करते हैं। बछिया के ताऊ यानी कि बैल को ही बछिया का ताऊ बोला गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। मतलब बैल को जब किसी को बेवकूफ़ कहना होता है तो हम कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल बैल हो, वही अर्थ यहाँ पर है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब गधे से नीचा है क्योंकि बैल जो है अपनी क्रिया प्रदर्शित कर देता है। जब उसको गुस्सा आता है तो सींग मारने लगता है, पर गधा कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है, वो चुप ही रहता है, चाहे उसको मारा जाए चाहे उसको कुछ भी किया जाए। आगे बढ़ते हैं।
झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी था, उसके दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। मतलब देखने में सुंदर थे, काम चौकस मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे। डील में ऊंचे मतलब बनावट जो थी उनकी वो ऊंची थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब दोनों भाईचारा मतलब बहुत ही पटने लगी थी इस टाइप से। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा जो बिना बोले हुए जो एक दूसरे के मन की बातें समझ लेते हैं उसको मुख भाषा बोलते हैं। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य जो है वो बोलकर भी अपने जज्बात जो है, अपने मन की बातें जो है वो किसी भी व्यक्ति के सामने आसानी से नहीं रख सकता। लेकिन जो जानवर है उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसको वो मुख भाषा में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। अरे इतना पढ़ सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की जातियों में गण्य बना दिया मतलब गिनने योग्य कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया करते हैं। बछिया के ताऊ यानी कि बैल। यहाँ पर जब जैसे गधे जिसको कुछ नहीं आता वो बोलते हैं ना कि तुम गधे हो, वैसे ही बैल जिसके बुद्धि नहीं होती उसको बोलते हैं ना कभी कभी कि तुम तो बिल्कुल बैल की तरह हो। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। देखने में वो सुंदर थे, काम में चौकस मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, और डील में ऊंचे मतलब उनकी जो बनावट थी वो ऊंची थी। बहुत दिनों दोनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा यानी कि जो बोली नहीं जाती है, इशारों इशारों में बात हो जाती है, उसको मुख भाषा बोलते हैं, जिसमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब जानवरों के पास जो है ऐसी मुख भाषा की शक्ति होती है जो इंसानों के पास भी नहीं होती है, जो बिना बोले ही आपस में एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। जैसे इंसान जो है वो हैंडशेक करते हैं प्यार मिलने के लिए, प्यार वैसे मतलब बात करने के लिए, वैसे ही जो है बैल हैं वो कभी खेलते खेलते फिर सींग भी मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही दौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी होती है। मतलब दोस्ती में जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो दोस्ती फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, इसलिए दोस्ती में भी लड़ाई झगड़ा ज़रूरी होता है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल गाड़ी या हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद यानी कि जिसमें जानवर को खाना दिया जाता है, कुछ गोल सा होता है, उसमें भूसा, खली, पानी ये सब कुछ मिला करके खाना दिया जाता है। एक मुंह हटा लेता
तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों साथ ही में खाना खाते थे। अगर एक ने हटा लिया सर तो दूसरे ने भी हटा लिया। संयोग की बात, झूरी एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने जो है एक बार गोई गोई यानी कि बैलों की जोड़ी को गोई बोलते हैं, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब जो दोनों बैल हैं वे आपस में बात कर रहे हैं कि समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। झूरी के साले को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़ आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जाते। पगैया मतलब जिससे बंधे होते हैं, जो हाँकने के लिए रस्सी से बंधे होते दोनों बैल, उसको पगैया बोलते हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो वे झूरे से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी भी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। नए स्थान मतलब झूरी का जो साला था उसके घर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में मुंह लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। मतलब जो अपने घर से बाहर जाते हैं तो वैसे भी चाहे कोई भी हो उसका मन नहीं लगता। फिर वो तो जानवर ही थे, उनको अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों मतलब जो बैल जो होते हैं इधर उधर ना देख सकते, इसलिए उनकी आंखों में दोनों तरफ कुछ पट्टियाँ जैसा कुछ लगा दिया जाता है, उसको कनखियाँ बोलते हैं। देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई। दूनी शक्ति मतलब एक शक्ति से दो के बराबर शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी आके जब जो जानवरों को जहाँ पे खाना देते हैं, जहाँ पे उनकी नांद होती है, उसको चरनी बोलते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था। गराम मतलब जिस रस्सी से उनको बांधा जाता है उसको गिरवा बोलते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह मतलब वो कहना चाहते हैं कि हमने तुमको इतना काम किया, तुमको इतना प्यार करते थे, लेकिन तुमने हमको अपने साले के घर में भेज दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो गया मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी कि बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया और उनका स्वागत। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बालक बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद मतलब बात काटने की किसी की साहस नहीं हुई कि नहीं ये बैल पिछले जन्म में आदमी थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब वो झूरी की जो पत्नी थी वह बैलों को अधिक स्नेह नहीं करती थी, तो उसने देखा कि वापस आ गए तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए।
झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सा। आक्षेप मतलब वो उसको बोल रही थी कैसे बैल हैं, एक दिन काम भी नहीं करे और आ गए, तो मतलब आरोप लगा रही थी। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। मतलब उसकी झूरी की जो बीवी थी उसको बहुत गुस्सा आया जब वो वहाँ से वापस आ गए। उसके भाई के यहाँ से तो गुस्सा आ गया कि चलो अब मैं देखती हूँ कि इसको कैसे खाना मिलता है। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाम में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। मतलब अभी तो बोल रहे हो कि चुरा कर थोड़ा सा खली थोड़ा डाल दो, लेकिन बाद में तो मालकिन की साइड लोगे और जो है मुझको ही डांटो। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला। अब उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था, सहने की क्षमता उसमें ज़्यादा थी। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया। मतलब पिछली बार तो उसने पतली रस्सियों से बांधा था, तो जो है तोड़कर चले गए थे, इसलिए इस बार उसने मोटी रस्सियों से उनको बांध दिया था और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी यह टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब मारे भी जाते थे और दिन भर काम भी कराते थे, मारे भी जाते थे, लेकिन उनको खाने में सिर्फ सूखा भूसा मिलता था। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़कर आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की थी, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसमें सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसला था। मतलब बैल जो है आक्रामक थे उस समय, तो उनको वो लोग समझ गए कि अगर इनको इस समय मारा गया तो ये भी पलट करके आक्रामक कर देंगे, हमला कर देंगे, तो इसलिए चुप ही रहना ज़्यादा समझदारी है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। मतलब जब सब लोग खाना खाने में लग गए तो वहाँ पर एक छोटी लड़की रहती थी जो गया की ही बेटी है। वह रोटी लेकर आई और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। मतलब कि जो है उस रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन उनका हृदय भर गया था कि हाँ, कोई है यहाँ पर जो जिसके मन में हमारे लिए प्रेम है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। मतलब दिन भर खूब काम कराया जाता है उनसे, फिर शाम को उनको सूखा भूसा दिया जाता, वहीं पर बांध दिया जाता था और वो छोटी बालिका आती थी, उनको रोटियां खिलाकर चली जाती थी। प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। मतलब खाली भूसा खाने के बाद भी वो लोग कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि वो लड़की रोटी उनको देकर जाती थी। यही उनकी सबसे ज़्यादा ताकत थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? मतलब अगर इसके मालिक को मार दोगे तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा? तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब चबा लें तो रस्सी कमज़ोर हो जाएगी और फिर इसके बाद झटका देंगे तो वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। मतलब रस्सी इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वह बैलों के मुंह पे घुस ही नहीं पा रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला। सहसा मतलब अचानक से घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। मतलब वो लड़की समझ गई कि ये लोग रस्सी तोड़ करके भागना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा कि खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। मतलब नाथ डाल दी जाए, इससे जो है उसमें रस्सी बंधी होती है, गोल गोल छल्ला सा होता है, उसमें रस्सी बंधी होती है। उसने गराव खोल दिया। गराव मतलब जिससे बैलों को बांधा जाता है, उसने गिरवा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब लड़की ने ऐसे चिल्लाया कि मतलब उस पर भी शक ना हो कि लड़की ने खोल दिया है रस्सी और बैल भी यहाँ से चले जाएं, इसलिए वह अचानक चिल्लाई कि अरे ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। इसके आगे की कहानी हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।